गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब लेखक है विष्णु खरे। तो इस पाठ का सार मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो पाठ के सार में सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कि परिचय। इस पाठ का क्या परिचय है जो लेखक ने हमें दिया है। तो लेखक बताते हैं कि चार्ली चैपलिन विश्व सिनेमा के महान अभिनेता रहे हैं, यानी किसी एक देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो लोग थे उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आज भी उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। जैसे वो एक्टिंग करते हैं, बच्चों आप टीवी में देखते होंगे कभी, तो वैसे ही बच्चे जो है उनकी वैसे ड्रेसअप होना और उनकी एक्टिंग करना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो वो विश्व सिनेमा के महान अभिनेता रहे हैं। इस पाठ में अब लेखक चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व तथा विश्व सिनेमा पर उनका जो प्रभाव पड़ा है उसके बारे में बता रहे हैं। तो वो हमें पूरा वर्णन करके बता रहे हैं। तो सबसे चार्ली का प्रभाव, सबसे पहले हम इस पॉइंट पर आते हैं कि चार्ली का क्या प्रभाव पड़ा था विश्व सिनेमा पर। कहते हैं कि 100 वर्षों से चार्ली का जादू संसार पर छाया हुआ। 100 कुछ साल हो गए हैं, यानी कि 100 से भी ज़्यादा वर्ष हो गए। इनका प्रभाव जो है पूरे संसार पर आज भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। उनका जन्म हुआ 16 अप्रैल 1889 को। चार्ली चैपलिन का जन्म कब हुआ था? 16 अप्रैल 1889 को। अब देखो 1889, उसके बाद 1989 भी चला गया, 2021 भी आ गया है, यानी 130-35 सालों से हो गए हैं। इतना टाइम हो गया है और आज भी उनका प्रभाव वैसा ही है जैसा पहले था। इनकी पहली फिल्म बनी थी जो वो थी मेकिंग ए लिविंग। मेकिंग ए लिविंग चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म थी, मेकिंग ए लिविंग। आज इसको 80 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है इस फिल्म को बने हुए। उसकी कला समय, स्थान और संस्कृति की सीमा को पार करते हुए 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। यानी इतना समय बीत गया है कि एक पीढ़ी, यानी कि हम भी सोचे तो हमारे परदादा, दादा, पिता, हम, आगे हमारे बच्चे, तो ये हम सोचे ना कि 5 पीढ़ियाँ तक हो चुकी हैं। आप बच्चे तो कहोगे आपके पापा के भी परदादा, दादा, पापा, तो ये सब जो है इतने 5 पीढ़ियाँ निकल गई हैं इनकी फिल्में देखते हुए। टेलीविज़न और वीडियो के प्रसार के साथ ही उसके दर्शकों का एक बहुत बड़ा वर्ग नए सिरे से उसकी कला को देख रहा है। यानी आज भी उसकी कला को बहुत लोग पसंद करते हैं। अभी 50 वर्ष तक उस पर बहुत कुछ कहा जाएगा। आगे आने वाले समय में भी मतलब उन पर बहुत कुछ और कहा जा सकता है। अब आ जाता है चार्ली की फिल्में। तो इन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया था? तो चार्ली की फिल्में, चार्ली की फिल्में भावनाओं पर आधारित हैं, बुद्धि पर नहीं। उसमें इतना नहीं है कि बुद्धि पर जोर डाला जाए, बड़ी सोच समझ कर उनकी फिल्में बनाई जाती है, बड़ी हंसी मजाक की ताकि लोग खुश रहें। बस भावनाओं पर आधारित फिल्में हैं, ठीक है। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवन मॉसी, लास्ट ईयर इन मोरियन पार्ट, द सेक्रीफाइस, ऐसी जो है फिल्में हैं। सब उनके जो नाम देखो फिल्मों के, तो ये आपको नाम अच्छी तरह से याद करने हैं। इन फिल्मों के आनंद आइंस्टाइन जैसे उच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति से लेकर पागल खाने के मरीज तक सभी जो है लेते हैं, यानी इसका आनंद लेते हैं। इनकी फिल्मों को देखकर वैज्ञानिक और मतलब हर वर्ग के लोग अपने कहीं, इसमें दिया कि वैज्ञानिक से लेकर पागल खाने में रहने वाले जो पागल व्यक्ति हैं उन तक, तो मतलब हर वर्ग के लोग इनकी फिल्में देखकर आनंदित होते हैं। उनकी फिल्में लोकतांत्रिक तथा वर्ग और वर्णहीन समतावादी समाज की समर्थक हैं।
बनी हुई हैं। फिर अगला है चार्ली की पारिवारिक पृष्ठभूमि। चौथा जो हम पॉइंट क्या है ले रहे हैं, चार्ली की पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब उनका जो है परिवार कैसा था, उसमें कौन कौन थे, क्या काम करते थे, तो उस पृष्ठभूमि पे चले। चार्ली की माँ एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी। परित्यक्ता मतलब जिसका परित्याग कर दिया हो, जिसे छोड़ दिया हो, और स्टेज पर जो काम करती हैं, स्टेज पर जो नृत्य करती हैं, वैसी एक अभिनेत्री थी। ठीक है, क्या कौन थी चार्ली की माँ, मतलब उसे उसके पिता ने छोड़ दिया था और वो स्टेज पर काम करती थी। बाद में वह पागल हो गई थी, मतलब बाद में क्या हुआ था, कुछ समय के बाद वो उसकी माँ पागल हो गई थी, इसीलिए तो फिल्में जो ऐसे बनाते थे। घर में भयानक गरीबी थी, समाज में चार्ली का तिरस्कार किया गया। अब गरीबी थी, माँ जो स्टेज अभिनेत्री थी और पिता द्वारा छोड़ी गई थी, इसलिए समाज में उसका तिरस्कार हुआ। इनके कारण चार्ली को जो जीवन मूल्य मिले, उनको उसने करोड़पति हो जाने पर भी नहीं त्यागा। यानी हम कहते हैं ना कि अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितना भी पैसा आ जाए। अब चार्ली के पास बहुत पैसा आ गया था, करोड़ों के मालिक हो गए थे, लेकिन अपनी औकात को वो नहीं भूले थे। उनकी नानी खानाबदोश जिप्सी औरत थी और पिता यहूदी वंश के थे। ठीक है, और परिणाम स्वरूप चार्ली एक बाहरी घुमंतु चरित्र बन गया था। बाहरी घुमंतु खानाबदोश यानी कि ये जो गडरिए घूमते हैं ना, गाड़ियों पर सामान रख के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए हम आज भी देखते हैं। ये एक जगह पे नहीं रहते, कभी छत के नीचे नहीं रहते। यदि इनसे पूछा जाए कि इतनी गर्मी सर्दी में आप अपनी गाड़ियों में ही सामान लेके कहीं भी तंबू गाड़ के बैठ जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो इनका कहना है कि हमें छत के नीचे रहते हुए डर लगता है कि ना जाने ये छत कब गिर जाएगी और कब हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा हमने किसी से पूछा था, तब उन्होंने ये बताया है। तो इसलिए कहा जाता है इनको, ये यानी कि खानाबदोश घुमंतु चरित्र के लोग होते थे। उनकी नानी भी ऐसी थी। उसकी फिल्मों में वह खानाबदोश आवारागर्द की प्रस्तुति का कारण उसके अवचेतन पर परिवार का प्रभाव था। उसने अपनी फिल्मों में भी कैसा अभिनय किया था, इसी तरह का घुमंतु चरित्र का, इधर उधर घूमने वाला, खानाबदोश या पागल, वैसी वैसी हरकतें करता था, क्योंकि उस पर अपने परिवार का प्रभाव था। उसने अपने परिवार को इस स्थिति में देखा था। फिर आ जाता है कला की समीक्षा। आठवां इसका पॉइंट आता है कला की समीक्षा। चार्ली की फिल्म कला की समीक्षा आसान नहीं है। मतलब समीक्षा क्या होता है, उसके गुण और दोष बताना, उस फिल्म की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताना, यानी उनका विवेचन करना, उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताना आसान नहीं है, यानी बहुत मुश्किल काम है। उसकी कला सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलती, बल्कि स्वयं सिद्धांत बनाती है। यानी जब वो एक्टिंग करते हैं तो अपने सिद्धांतों के अनुसार नहीं, उनकी एक्टिंग से ही सिद्धांत बनते हैं। देश काल की सीमा को लांघकर चार्ली सबको जाना पहचाना लगता है। चार्ली ने अपनी फिल्मों के लिए भावना को आधार बनाया है। ईसा के सूली पर चढ़ाने की कथा, कसाईयों की पकड़ से छूटकर भागी भेड़ की घटनाओं ने उनकी फिल्मों में त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों का सामंजस्य निश्चित कर दिया है। यानी इन सबको फिल्मों में लेकर के उन्होंने लोगों को हंसाया है, लोगों को खुश किया है। इस प्रकार से उनका आपसी मेल जोल बढ़ा दिया है। यानी उसमें क्या क्या बातें किन किन को आधार बना रहे हैं कि जैसे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था वो, और कसाईयों से छूट करके भेड़ें जो है उनको काट देते थे कसाई, तो उनसे छूट के भागती हैं, वो सारी बातें वो अपनी फिल्मों में दिखाते थे। अगला पॉइंट आता है भारत की कला और रस सिद्धांत। अब भारत पर जो इसका क्या प्रभाव पड़ा था। भारतीय साहित्य और कला में हास्य और करुण आदि
बंदे को हंसी आए वैसा, या फिर जो है दया उत्पन्न हो जाती है उन फिल्मों को देख करके। तो इन दो रसों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिससे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। यदि हंसते हैं तो सुखी हो जाते हैं, मतलब खुश होते हैं तो सुख है, और यदि दया दिखाते हैं, कोई ऐसा मतलब फैक्टर होता है जिससे देख करके हम जो है बड़ी दया से आने लगती है, हमारा मन भावुक हो जाता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। परंतु करुणा का हास्य के साथ संयोग भारत की कला परंपरा में नहीं है। ठीक है, रामायण और महाभारत का हास्य दूसरों के कष्ट से प्रेरित है। इसमें यदि हंसी दिखाई गई है, हंसना दिखाया गया है रामायण और महाभारत में, तो दूसरों के कष्ट को देख करके दिखाया गया है। उसमें करुणा भले व्यक्तियों के प्रति होती है। संस्कृत नाटकों का विदूषक कभी कभी अपने कारण से दूसरों को हंसाता है। संस्कृत में विदूषक कहा जाता है किसी, हम हिंदी में बोलते हैं जोकर। जोकर है इस तरीके से बना हुआ होता है कि उसको देख करके हंसी आती है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे कुछ ऐसे कपड़े से पहन लेते हैं तो हम हंसी में क्या बोल देते हैं कि आज तो जोकर बना घूम रहा है। ठीक है, परंतु अपने ऊपर हंसना तथा करुणा और हास्य का मेल भारतीय कला परंपरा में नहीं मिलता। यानी जोकर दूसरों को तो हंसाता है, लेकिन खुद अपने ऊपर कोई हंसे, ऐसा हमारे यहाँ पे भारत में तो नहीं है। भारत में चार्ली की स्वीकृति। भारत के दर्शक हास्य और करुणा के संयोग के सौंदर्य से अपरिचित हैं। यानी हास्य भी हो, हंसी भी हो और करुणा यानी दया की भावना हो, इस तरह का यहाँ नहीं होता। परंतु उन्होंने चार्ली को स्वीकार किया है, फिर भी चार्ली को उन्होंने माना है। राज कपूर ने अपनी आवारा फिल्म उनकी है, राज कपूर की फिल्म है आवारा, श्री 420, इन फिल्मों में एक साहसिक प्रयोग किया था और वह चार्ली का भारतीयकरण ही था। यानी इन फिल्मों में राज कपूर जी ने चार्ली के जैसे अभिनय करके यहाँ भी वैसा ही कुछ करके दिखाना चाहा है, तो इसे क्या कहा है, चार्ली का भारतीयकरण ही कहा गया है। इसके बाद दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन का श्रीदेवी की फिल्मों पर भी चार्ली का बहुत प्रभाव देखा जा सकता है। अब आता है चार्ली की फिल्मों की विशेषताएं। तो बच्चों, चार्ली की फिल्मों की विशेषताएं क्या हैं? इनकी अधिकांश फिल्में ऐसी हैं इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, उनकी फिल्में होती हैं। आपने देखा होगा, हाथ में डंडा लिया, छोटी सी मूंछें लगाई, सिर पे टोपी पहनी हुई काली सी, और सिर्फ एक्टिंग करते हैं, और फिर भी बच्चे जो बड़े खुश होते हैं, देखते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं ना, भाषा का प्रयोग नहीं करती। उनमें से ज़्यादा मानवीयता है। चार्ली सार्वभौमिक कलाकार है। सार्वभौमिक यानी सर्वव्यापी, सब देशों में जो है उनकी फिल्में पसंद की जाती है ना, तो वो किसी एक देश में नहीं, सार्वभौमिक है। वह अपनी फिल्मों में सदैव चिर युवा अथवा बच्चों जैसे दिखाई देते हैं। किसी भी संस्कृति को वह विदेशी नहीं लगते। यानी हम भी आज फिल्में देखते हैं, किसी भी जगह पर वो फिल्में देखी जाए तो ऐसा नहीं है कि ये फिल्में हमें पसंद नहीं, क्योंकि उसमें भाषा का तो प्रयोग ही नहीं है, तो विदेशी तो लगती नहीं है, सब सभी को समझ में आती है। आजकल बच्चे जो देखते हैं, आप देखते हो कार्टून फिल्में देखते हैं, तो ऐसे कार्टून की तरह वो एक जोकर की तरह लोगों को हंसाते हैं, तो उनकी फिल्में जो है पसंद करते हैं। चार्ली के समस्त संकटों को देखकर हमें लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, पर मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। हास्य के मामले में बस्टर कॉटन चार्ली से बड़ी प्रतिभा है, परंतु चार्ली प्रेमचंद के ज़्यादा नजदीक है। अब भारत में चार्ली का महत्व, एक होली के त्यौहार को छोड़कर भारत में अपने ऊपर हंसने की परंपरा नहीं है। मतलब कि व्यक्ति स्वयं पर ही हंसे, स्वयं की हंसी उड़ाए, ऐसी परंपराएं। होली पे तो हंस देते हैं, क्योंकि होली पे जब रंग लगाए जाते हैं, हम खुद भी देखते हैं तो हमें ही हंसी आती है, भैया हमें क्या बना दिया गया, हम क्या बन गए हैं। तथा सभ्यता में तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी हमारी सभ्यता में तो ऐसा नहीं है, हम दूसरों को देख के जरूर हंसते हैं, दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, लेकिन खुद पर कभी नहीं हंसते। चार्ली का भारत में महत्व यह है कि यह हमें बड़े बड़े व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। वह स्वयं पर ज़्यादा हंसते हैं। आत्मविश्वास, सफलता, समृद्धि और शक्ति के ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुंचकर भी यह अपने ऊपर हंस सकते हैं। चार्ली में समाज के साधारण जनों की छवि दिखाई देती है, किसी सुपरमैन की नहीं। यानी जैसे साधारण व्यक्ति समाज में रहते हुए कुछ करते हैं, वैसे ही चार्ली दिखाई देते हैं। कोई सुपरमैन की तरह उन्होंने कुछ काम नहीं किया, यानी एक असाधारण व्यक्ति की तरह उन्होंने कुछ नहीं किया। तो बच्चों, आपको ये पाठ का
सार समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से वीडियो को देखना, सुनना, समझने का प्रयास करना। थैंक यू।